कल किसान संपर्क अभियान में मुझे अनंतनाग जाने का अवसर मिला था और मेरी खुशकिस्मती है कि आज बडगांव में आपके बीच फिर से उपस्थित होने का अवसर मुझे मिला। जिस शिद्दत से होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सरकारी फाइलों से निकालकर किसान भाइयों के खेतों में इम्प्लीमेंट करने का सिलसिला चला है, वो इस बात का पक्का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासनिक अमला और किसान भाई मुत्तहिद होकर आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर तथा संपन्न किसान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने विस्तार से श्री अटल डुल्लू साहब को सुना है। मैं बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले चंद लाइनें आपकी खिदमत में नज़र करना चाहूँगा। सब दर्द मिटा दें हम, हर गम को सजा दें हम, कहते हैं जिसे जीना दुनिया को सिखा दें हम, हर पल जो गुजर जाए दामन को तो भर जाए, यह सोच के जी लें तो तकदीर संवर जाए। हर पल हर लम्हा जम्मू कश्मीर की 70% आबादी की तकदीर को बदलने के लिए हमारे 13 लाख से ज़्यादा किसान परिवार खेतों में पसीना बहा रहे हैं। उनके पसीने के एक एक बूंद की कीमत चुकाने के लिए, उनके घरों को धन धान्य से भरने के लिए, माने उनकी संपन्नता प्रॉस्पेरिटी के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से कृत संकल्पित होकर के देश के बड़े कृषि वैज्ञानिकों की समिति, जिसमें हमारे वाइस चांसलर साहब भी थे, जो आपके लिए एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्वीकृति प्रदान कर अब इसे ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। मैं इस बात को समझता हूं और इस पर यकीन भी करता हूं कि 70% जो हमारी आबादी है जो किसानी से जुड़ी है, जी तोड़ मेहनत करके जम्मू कश्मीर और देश का पेट भरने का काम कर रही है। ये 70% आबादी आवाम की जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है, जो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी जम्मू कश्मीर के और देश के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खेतों में डटी हुई है। 5,000 करोड़ रुपए के से ज़्यादा के 29 प्रोजेक्ट्स को, स्कीम्स को, उनकी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ज़मीन पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, जिस तरह से पिछले 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी में इजाफा हुआ है, उससे भी ज़्यादा किसान की आमदनी हो, जैसा डुल्लू साहब ने कहा, वाइस चांसलर साहब ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि 3 गुनी 4 गुनी आमदनी बढ़े। उस लक्ष्य के साथ हम मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है कि आवाम के सभी वर्गों के सहयोग से आज दुनिया में भारतवर्ष विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह समाज में आई संपन्नता का भी प्रतीक है। लेकिन एक और आंकड़ा भी है, किसान भाइयों की मेहनत से पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि और एलाइड सेक्टर का एक्सपोर्ट जो है वो $50 बिलियन पहुंचा है। यह एक नया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड है हमारे देश का। जब देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, मैंने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस तरह से तेज़ रफ्तार निश्चित रूप से तरक्की का भरोसा देती है और हम अपने नौजवान नस्लों के लिए एक बेहतर
मुस्तकबिल की तामीर कर सकेंगे, इसका भी भरोसा देती है। मुझे गर्व है अपने किसान भाइयों पर, जिन्होंने कोरोना महामारी के बावजूद 4% के आसपास ग्रोथ दर्ज की और एग्रीकल्चर फूड मार्केट में आज उन्होंने भारतवर्ष को विश्व की 6वीं सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। और ये विश्व में 6वीं बड़ी ताकत हम बने हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर के किसानों का भी बड़ा भारी योगदान है। साथियों, मैं जानता हूँ दशकों तक आपके खेतों और जेबों में कसमकस चल रही थी। खेतों में खूब अन्न पैदा होता था, लेकिन फिर भी किसान भाई की जेब खाली रह जाती थी। पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर का किसान मासिक आमदनी, मंथली इनकम के मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों, टॉप 5 स्टेट्स में शामिल हो गया है। मंथली इनकम के मामले में आज की तारीख में जो राष्ट्रीय औसत है, नेशनल एवरेज है, वो 9,000 रुपये प्रति महीने है, जबकि जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की मासिक आमदनी, मंथली इनकम 18,918 रुपये हो गई। ये आपकी मेहनत और प्रशासन की नीति और नियत दोनों का मिला जुला परिणाम है और इसकी चर्चा देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी हो रही। ये कोशिश जो हो रही है, हमारे तमाम साथी जो ये कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश का नतीजा आगे 5 साल में केवल जम्मू कश्मीर के किसान को कमाई के मामले में, आमदनी के मामले में देश के टॉप 3 राज्यों में हम शामिल नहीं करना चाहते, बल्कि पंजाब और हरियाणा से भी ज़्यादा आमदनी जम्मू कश्मीर के किसान की हो, इस लक्ष्य के साथ इस प्रोग्राम को लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता है, आपको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आप ही है और ये संकल्प हम सबका है कि 70% लोग जो कृषि और संबंधित गतिविधियों, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर निर्भर हैं, इन्हें अगर हम संपन्न बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर में संपन्नता आएगी। मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूँ, यह ख्वाहिश जब तक पूरी नहीं होती, व्यक्तिगत रूप से मैं भी और मेरे प्रशासन के सभी सहयोगी भी चैन से नहीं बैठेंगे। जीता जागता उदाहरण हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, सुबह 5 बजे खेत पर दिखेंगे और 10 बजे दफ्तर में मिलेंगे। कल मैं अनंतनाग में था, एक किसान ने मुझसे कहा कि साहब कब ये हमारे खेत पर टपक आते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है, कभी कभी मुझसे पहले पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ भी एक किसान भाई बोल रहे थे, आप सब जानते हैं, डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया है, प्रोफेसर गनई ने भी बताया है, पिछले वर्ष जो विशेषज्ञों की समिति एपेक्स कमेटी बनी थी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पर, इन लोगों ने एक मिशन तैयार किया। मैं इसे विजन नहीं मानता, क्योंकि विजन तो लंबा होता है। हमने आग्रह किया था कि विजन भी बनाइए कि 20 साल बाद जम्मू कश्मीर का किसान कहाँ पहुँचेगा, लेकिन 4-5 साल में किसान कहाँ पहुँचेगा, इसका मिशन भी तैयार करिए। और उस मिशन को लेकर आज हमारे सभी महकमों के अधिकारी, हमारे दोनों स्कॉस्ट के प्रोफेसर्स किसानों के पास जा रहे हैं। और ये जो 29 स्कीम्स जिसके बारे में डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से बताया, मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना भरोसा आपको देना चाहता हूँ, ये 29 प्रोजेक्ट मुझे भरोसा है कि किसान और किसानी की तकदीर बदलने के लिए इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। हमारे देश की जो परंपरा है, कहा जाता है कि सृष्टि 3 देवताओं से मिलकर चलती है। पूरी जो दुनिया है, एक ब्रह्मा जिन्हें हम क्रिएटर मानते हैं, एक भगवान विष्णु जिन्हें हम केयरटेकर मानते हैं, और एक भगवान शंकर महेश जिन्हें कुछ लोग डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही कृषि में भी
इस तरह के त्रिदेव का कॉन्सेप्ट हमारे देश में बहुत लंबे समय से है। किसान क्रिएटर है, मार्केट ये केयरटेकर है और कंज्यूमर ये हमारा रिसीवर है। यह तीनों व्यवस्थाएं किसान भाइयों के फायदे के लिए सुचारू रूप से चलें, इसके लिए 2 फेज में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। पहले फेज में 5000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, ट्रेन किया गया। उन प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई और अब 24 अप्रैल से ये किसान संपर्क अभियान शुरू हुआ है। किसान भाइयों को प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी देना, उससे जुड़े हुए लाभों के बारे में बताना, उनको जो सहूलियतें उपलब्ध हो सकती हैं उनके बारे में जानकारी देना और अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 29 प्रोजेक्ट्स ज़मीनी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए, जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, जम्मू कश्मीर की नई कृषि क्रांति का रोड मैप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक आप सोच सकते हैं, अभी डीडीसी चेयरमैन साहब ने कुछ सुझाव दिया, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि के बारे में या किसी उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में जो कुछ भी कोई सोच सकता है, मुझे नहीं लगता कि उस प्रोजेक्ट में नहीं है। सारी व्यवस्था उसमें की गई है और अधिक अन्न उपजाना, वेस्टेज को कैसे कम किया जाए, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, वाटर मैनेजमेंट कैसे होगा, एनिमल हस्बेंड्री में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, फिशरीज में हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, किसान को क्रेडिट एक्सेस कैसे मिलेगा, मैकेनाइजेशन कैसे हम कर पाएंगे, वैल्यू एडिशन कैसे कर पाएंगे, केवल मिल्क का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, मिल्क प्रोसेसिंग का इंतज़ाम हम कैसे कर पाएंगे। अगर फाडर की कमी है पूरे जम्मू कश्मीर में तो अधिक से अधिक फाडर हम कैसे पैदा कर पाएंगे। अगर मीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं करीब 1000 करोड़ रुपए का हर साल, तो उसमें जम्मू कश्मीर कैसे आत्मनिर्भर हो पाएगा। नीश क्रॉप को कैसे हम बढ़ा पाएंगे, मिलेट ईयर चल रहा है तो मिलेट कैसे हम बढ़ा पाएंगे। ये सारी बातों का ध्यान इसमें रखा गया है और इनसे संबंधित जो समस्याएं आ सकती हैं उनको हल करने का रास्ता भी इसमें सुझाया गया है। अभी बताया गया कि लगभग 38,000 करोड़ रुपए का आउटपुट है एग्रीकल्चर का। इस स्कीम के बाद डुल्लू साहब कहते हैं कि 66,000 करोड़ पहुंच जाएंगे। डुल्लू साहब जरा कंजर्वेटिव आदमी है, काम करेंगे 8 घंटा तो कहेंगे कि 6 घंटा किया है। मैं बहुत यकीनी तौर पर कहता हूं कि ये 80,000 करोड़ के ऊपर जाएगा, उससे कम नहीं रहेगा। ये एग्रीकल्चर का आउटपुट 5 साल बाद हम हासिल करेंगे। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर देश का पहला इलाका है जहां इस तरह के रिफॉर्म का प्रयास किया जा रहा है। किसान भाइयों की एक एक समस्या और उनके बेहतर फायदे के अवसर को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, इन सब क्षेत्रों में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। और वैज्ञानिक तरीका अपनाना ये समय की आवश्यकता है। कुछ जगह हमें पारंपरिक खेती पर ध्यान देना होगा, लेकिन विज्ञान की मदद से ही हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। आप सबको मालूम कि खेत का रकबा कम है। अभी बता रहे थे डुल्लू साहब कि मार्जिनल फार्मर हमारे यहाँ बहुत हैं, जहाँ 13 लाख से ज़्यादा परिवार किसानी से जुड़े हैं। वहीं लगभग 2,62,63,000 किसान हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है। मुझे लगता है कि जब तक ये वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाएंगे तब तक उनकी आमदनी हम नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये कोशिश है कि किसान भाई बहन की कमाई ये अस्थाई हो, जो बात डुल्लू साहब कह रहे थे कि सस्टेनेबल हो। उनकी इनकम में हर साल इजाफा हो और नौकरी पेशा लोगों की तरह हमारे किसान परिवारों का भी जीवन
सुनिश्चित रहे, निश्चिंत रहें, वो सुरक्षित हों, ये इस परियोजना का लक्ष्य है। सामान्य रूप से समाज में आप देखिए तो जो डॉक्टर है वो चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, जो बड़े अफसर हैं वो चाहते हैं कि मेरा बेटा अफसर हो जाए। किसान सामान्य रूप से नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी किसान बने। मैं मानता हूं कि इस परियोजना को पूरी तरह से अगर हमने लागू किया और लागू करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, किसान भाइयों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप इससे जुड़िए। और मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि इस परियोजना को अगर सही ढंग से हमने लागू किया तो किसान का बेटा अब एसएसबी की परीक्षा के लिए नहीं जाएगा, वो खेत पर मेहनत करके ज़्यादा कमाएगा। ये व्यवस्था निर्मित हो सकती है। वो हुनरमंद भी बनेगा, स्किल डेवलपमेंट का भी इंतजाम है, मुफीद रोजगार का भी इंतजाम किया गया। किसान संपर्क अभियान के अंतर्गत पूरे जम्मू कश्मीर में 10,695 ट्रेनिंग सेशन किसानों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इसमें जुड़िए। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और ये आपका नैतिक दायित्व है कि आवाम के मुस्तकबिल के लिए अवसर को आप मत चूकिए, आप इसमें जरूर शामिल होइए। संसाधन उपलब्ध करा रहा है प्रशासन, अगर डाइवर्सिफिकेशन द्वारा डेयरी, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर में कोई भी किसान कुछ नया शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी फंडिंग और ट्रेनिंग दोनों का इंतज़ाम है। और ये लक्ष्य रखा गया है कि आपकी आमदनी दुगुनी नहीं 3 गुनी 4 गुनी हो जाए 5 साल में। जो लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर से जुड़े हैं, इसकी कोशिश की जा रही है ताकि आने वाली नस्लों के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर एक मजबूत आधार प्रदान कर सके। मैंने अनेक मौक़ों पर अलग अलग लोगों के निराशावादी वक्तव्य, कमेंट सुने कि वर्तमान नस्ल शायद आखिरी किसान होगी। मुझे लगता है कि ये निराशावादी लोग निश्चित रूप से हारेंगे 5 साल बाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब किसान का बेटा गर्व से कहेगा कि हम भी किसानी करना चाहते हैं। इस तरह की परियोजना बनाई गई है। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, 19,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर इंटरप्राइज निर्मित किए जा सकेंगे और 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को डिफरेंट स्किल्स में ट्रेन किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की संख्या हमारी ज़्यादा है। उनको बिना किसी रुकावट के क्रेडिट एक्सेस हो, किसान क्रेडिट योजना द्वारा 100 में 100 किसान भाई उनका लाभ ले सकें, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। अभी आपके डीसी साहब ने जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने आपको भरोसा भी दिया। मुझे बताया गया है और इस बारे में कई लोगों ने मेरे पहले भी बताया है कि पिछले 2 वर्ष में बडगांव के अनेक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ने एक्जॉटिक वेजिटेबल की खेती शुरू की है और क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य फैसिलिटीज़ डेवलप करने की कोशिश हो रही है। आने वाले 5 वर्षों में ये कोशिश और तेज होगी ताकि एक्जॉटिक वेजिटेबल की खेती से जुड़े हुए किसानों को एक सिक्योर इकोसिस्टम मिल सके। पिछले वित्तीय वर्ष में डुल्लू साहब ने विस्तार से बताया कि 14 हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस, 110 मशरूम यूनिट, 5 वेजिटेबल क्लस्टर बडगांव में स्थापित हुए हैं। और इन सब प्रयासों का ये परिणाम रहा है कि 22-23 के वित्तीय वर्ष में 43,000 मेट्रिक टन वेजिटेबल, 53 मेट्रिक टन लाल मिर्च, 200 मेट्रिक टन स्वीट कॉर्न यहाँ से बाहर भेजकर बेचा गया है। कुल 61,621 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन में 22,303 हेक्टेयर खेती में हार्टिकल्चर की फसलें उगाई जा रही हैं। 191 डेयरी यूनिट स्थापित की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से चाहे वह पॉली हाउस हो, नर्सरी हो, पैक हाउस हो, वर्मी कंपोस्ट हो, सभी क्षेत्रों में बडगांव बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। अगर पूरी तौर पर देखा जाए तो पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों के लिए
मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी सुधार किया गया है। इस व्यवस्था को भी नए स्तर पर इन 29 प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके हम ले जाना चाहते हैं, ताकि आपकी आमदनी बढ़े, वेस्टेज कम हो और वैल्यू एडिशन अधिक से अधिक हो सके। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों ने इस साल पीली क्रांति, रेड येलो रिवॉल्यूशन के जरिए ये साबित किया है कि वो किसी भी मायने में देश के अन्य किसानों से पीछे नहीं है। इन प्रोजेक्ट के जरिए हमारी कोशिश है कि इनपुट कास्ट कम हो, सीड, फर्टिलाइजर, एक्सटेंशन सर्विसेज की सुविधा सभी किसानों को मिले, एक्सटर्नल इनपुट पर किसान भाइयों की निर्भरता को आत्मनिर्भरता में कैसे परिवर्तित की जाए, इसकी कोशिश होगी। कम वाटर इंटेंसिव और हाई वैल्यू क्रॉप के द्वारा आपकी दिगर परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। मैं जानता हूं बड़गांव के हमारे किसान भाई नीश क्रॉप्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। मेडिसिनल, हाई डेंसिटी तथा फ्लोरिकल्चर की तरफ अनेक लोग शिफ्ट हुए हैं। मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं, इसके लिए सभी तरह का सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन बनाने में लगा है। किसान संपर्क अभियान के दौरान आप स्वयं देख रहे होंगे कि हम रूरल बिजनेस एवं सर्विस हब्स की व्यवस्था जैसे अनेक इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को एक नया स्वरूप प्रदान करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि फसलों की कीमत का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। आज की तारीख में मिलेट का जो एवरेज है पर क्विंटल, उनकी कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो रही है। किसान भाई मिलेट की फसलों को अडॉप्ट करें, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। आप सब जानते हैं कि किसान की आमदनी में लगभग 40% हिस्सा डेयरी और सी फार्मिंग का होता है। अगर हम दूध की वार्षिक वृद्धि को देखें तो पिछले 10 साल में ये सालाना लगभग 14.5% की रही है। ऐसी स्थिति में डेयरी डेवलपमेंट के लिए आपको जानकारी, ट्रेनिंग, सभी प्रकार की सुविधा और इसके प्रोसेसिंग का इंतज़ाम कैसे हो, इसकी जानकारी दी जाएगी। मैं नौजवानों से, ख़ास तौर से किसान भाइयों और बहनों से ये निवेदन करूंगा कि जो दस्तावेज आप तक पहुंचाया जा रहा है वो आपके खुशहाली की चाबी है। जो वीडियोज़ आपको दिखाए जा रहे हैं वो आवाम की ख्वाहिश और उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं। आइए हम सब मिल करके इस अभियान को तथा सभी 29 प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने की सफलतापूर्वक कोशिश करें, कृत संकल्पित होकर के काम करें। कई हमारे पूर्व के वक्ताओं ने यहाँ की स्थानीय समस्याओं के बारे में जिक्र किया है। ये अवसर नहीं है कि मैं उन समस्याओं के बारे में चर्चा करूं। आप सब जानते हैं, पहले जब मैं आया था तो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या बड़गांव की थी वो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था। आप सबको पता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्वीकृत कर दिया गया है और बहुत शीघ्र उसका काम शुरू किया जाएगा। उस दिन जरूर हम सब आएंगे ताकि आपको एक बेहतर जिला अस्पताल सारी सुविधाओं से युक्त मिल सके। मैं डीडीसी चेयरमैन साहब ने, कुछ और साथियों ने किसी सड़क की बात की है, किसी पीएचसी की बात की है। बिना देखे कुछ कह देना, बिना समझे कुछ कह देना, मैं समझता हूँ कि वो काम कभी नहीं होता है। मैं गौर से उसको समझता हूँ और एक बात का भरोसा देता हूँ कि जो उसमें होने लायक होगा वो निश्चित रूप से कराया जाएगा। क्योंकि सामान्य रूप से जो परंपरा यहाँ रही है कि बिना स्वीकृति के घोषणाएं कर दी जाती थीं और 20 साल पहले शुरू हुआ काम अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। तो अगर वैसा आप सुनना चाहते हैं तो मैं भी घोषित कर सकता हूँ, लेकिन ये आदत में नहीं है और इसलिए मैं उसको एक बार ध्यान से देख लें, समझ लें। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि आवाम की ज़रूरत की जो सबसे बुनियादी आवश्यकता है उसे ज़रूर पूरा किया जाए। एक कोशिश हुई है, अब हमारी रफ्तार पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई। 19-20 में जो प्रोजेक्ट पूरी होती थी हमारी रफ्तार 10 गुना और 12 गुना बढ़ गई। आज प्रोजेक्ट
आपके मन मुताबिक तय होते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है और कोशिश की जा रही है कि सामान्य आदमी की जो ज़रूरतें, जो उनके अधिकार हैं, वो सुविधाएं ऑनलाइन अधिक से अधिक दी जाएं। और इस कोशिश में हमें सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा तरह से यकीन है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आज हाईवे और टनल की परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं। आप सबको मालूम है कि कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे मार्ग से जुड़ने जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने उरी तक रेल लाइन ले जाने का फैसला किया है। ये जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर पूरे देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है और यहाँ के नौजवानों की आंखों का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने की हर कोशिश की जाएगी। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हर वक्त जब भी हम सब ने उनसे आग्रह किया है कि ये बड़ी आवश्यकता है, तो उन्होंने उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है, अपना सहयोग दिया है। किसी भी इलाके की उन्नति कैसे हो सकती है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। एक बड़ा 70% आबादी हमारी जो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर है, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, बनाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हों, जो हेल्थ के नेशनल पैरामीटर है उससे हम काफ़ी बेहतर प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। टूरिज़्म अनप्रेसिडेंटेड, पिछले साल 1 करोड़ 82 लाख से ज़्यादा लोग आए, 1 करोड़ 88 लाख लोग आए। उनको भी अच्छी सुविधाएं मिलें, ये हमें कोशिश करनी चाहिए और उस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। यहीं के लोग, यहीं के स्थानीय निवासी और यहीं के आदमी को नया होटल नहीं बनाने देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे आमदनी पर असर न पड़ जाए, इस मनोवृत्ति से बाहर आने की जरूरत है। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, 2 ऑटो रिक्शा वाले, कुछ लोग बाहर से आए थे, ऑटो रिक्शा पर बैठे और उन्होंने कहा साहब हमें बडगांव रेलवे स्टेशन जाना है। वो घुमा करके श्रीनगर रेलवे स्टेशन लेकर पहुंच गए और कहा कि ये बडगांव है। उसमें से एक महिला ने कहा साहब यहाँ तो श्रीनगर स्टेशन लिखा हुआ। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। जो देश से या बाहर से आता है, अगर उसके साथ ये सलूक किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये संख्या कम होगी। तीसरा, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्री आवे, ये जम्मू कश्मीर की नितांत बड़ी आवश्यकता है। आज़ादी से के बाद से लेकर 1.5 साल पहले तक कुल 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था। एक नई कोशिश हो रही है और उसमें भी भारत सरकार ने जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम बनाई, उसमें जिस तरह के बेहतर इंसेंटिव दिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देश के किसी राज्य में इससे बेहतर इंसेंटिव नहीं है। देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में है, सबसे सस्ती। अनेक इस तरह की बातें हैं। 70,000 करोड़ के आसपास के प्रपोजल हमारे पास हैं। आज जमीन पर 20,000 करोड़ से ज़्यादा के काम हो रहे हैं। जमीन की दिक्कत है, मैं जानता हूँ, कुछ पुराने कानूनों के कारण है, उन कानूनों को बदलने की कोशिश की जा रही है। जमीन की उपलब्धता जल्दी से जल्दी हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। आपने देखा है कि यूएई का ईमार ग्रुप आपके बगल श्रीनगर शहर में 10 लाख स्क्वायर फुट का एक बड़ा माल, आधुनिक माल बना रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा माल होगा। आईटी टावर श्रीनगर और जम्मू में भी बनाएगा। देश और दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां यहाँ दफ्तर खोलेंगी। मिली ट्रस्ट 1000 बेड का एक अस्पताल श्रीनगर में और 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज बना रहा है। ऐसे अनेक प्रस्ताव अभी पाइपलाइन में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये जल्दी से जल्दी ज़मीन पर उतरेंगे। और चौथी बात मैं समझता हूं वो एजुकेशन है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अगर स्कूल 100 दिन बंद रहेंगे तो भविष्य कैसे बन सकता है। और वो लोग आज सवाल कर रहे हैं जो जिनके ज़माने में स्कूल चलते ही नहीं थे, वो भी आज वसूल की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ
किसी भी कीमत पर यहाँ के नौजवान को जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने का अवसर दिया ही जाएगा और वो मिलेगा, इसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर का या देश का मुस्तकबिल ये नौजवान बच्चे आने वाले दिनों में लिखेंगे और इसकी हर कोशिश की जाएगी। संयोग से कुछ ऐसे मिनरल्स हमारे पास हैं जिनको हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया था। कश्मीर वैली में भी ऐसे मिनरल्स हैं। सफ़ायर हमारे पास है किश्तवाड़ में, अभी रियासी में लिथियम। अब जो खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होता है, जब G3 लेवल का एक्सकेवेशन हो जाता है तब उस मिनरल का हम ऑक्शन करते हैं। संयोग से लिथियम G3 लेवल पर पहुंच गया है। दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे कि इसका ऑक्शन हो जाए। लिथियम दुनिया में लिथियम के तीसरे नंबर के हम उत्पादनकर्ता बनने जा रहे हैं। केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को हम बदल सकते हैं और वो जितना पैसा आएगा वो भारत सरकार उसमें एक पैसा नहीं लेगी, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों की तकदीर को बदलने के लिए वो पैसा खर्च किया जाएगा। वजह ही सफ़ायर है, किश्तवाड़ में है, पहाड़ी पर है, वो G4 लेवल का एक्सकेवेशन हुआ है। उसके लिए भी 176 करोड़ रुपए दिए गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साल में G3 लेवल पर आ जाए। ऐसे ही वैली में भी 3 स्थान हैं जो आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर वो भी तैयार हो जाएंगे। तो एक कोशिश हो रही है कि आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर संपन्न बने और सीट ऑफ लर्निंग ये रहा है पूरे देश को। ये शारदा पीठ ने पूरे देश को दिशा दी। क्या वो गौरव हम फिर से हासिल कर सकते हैं? वो हाथ में पत्थर उठाने से वो गौरव नहीं हासिल होगा, कंप्यूटर पर हाथ ले जाने पर ही वो गौरव हासिल होगा, किताब पढ़ने से वो गौरव हासिल होगा। आपके फोर फादर्स, आपके जो पूर्वज हैं, जिनके बारे में देश नहीं दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था। मुझे लगता है वैसा जम्मू कश्मीर बनाने की ज़रूरत है। चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाया, अपने परिजनों का इलाज तो विदेश में कराया, लेकिन यहाँ अस्पताल नहीं बनने दिया, यहाँ बढ़िया कॉलेज नहीं बनने दिया, यहाँ उन लोगों को भर्ती किया बैकडोर से जिनमें योग्यता है ही नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता और किसी पर दोष भी नहीं देना। ये सब विरासत में हमें मिला हुआ और वो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, खुदा के लिए इन नौजवानों पर तरस खाइए। बहुत बर्बाद हो चुका, बहुत खून बह चुका जम्मू कश्मीर की धरती पर। अब फिर से किसी बहन का भाई, किसी माँ का बेटा, किसी बाप का बेटा, कोई माँ इस हालत में न हो कि अपने बेटे के लिए ये स्थिति पैदा करने की कोशिश मत करिए। पड़ोसी कोशिश कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर अंदर के लोग ये करना चाहते हैं तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए ऐसा काम मत करिए, और अगर आप करेंगे तो हमारी मजबूरी होगी आपके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की, ये हमारी व्यवस्था होगी। हम नहीं चाहते हैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, लेकिन देश की एकता अखंडता के साथ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ अगर बेइंसाफ़ी होगी तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। आज के अवसर पर चेयरमैन साहब ने दावत दिया, मैं उनका दावतनामा कबूल करता हूं और जल्द ही इसी महीने में मैं, आप सब जानते हैं कि G20 का आयोजन है। ये जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है और ये सबको, ये कोई प्रशासन का काम नहीं, ये जो G20 का आयोजन है ये प्रशासनिक इंतजाम से नहीं होगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये आपका आयोजन है, जम्मू कश्मीर की आवाम का आयोजन है। अगर सफलतापूर्वक इस आयोजन को हम करते हैं तो दुनिया की 3/4 आबादी, जो GDP में लगभग 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, आप कल्पना करिए कि अगर अच्छा संदेश लेकर के यहाँ से अपने देश जाएंगे तो आपका हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, कालीन हो, पश्मीना हो, जो कुछ आपके यहाँ या हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, कितना एक्सपोर्ट की संभावना कितनी होगी इसकी कल्पना करिए। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ में फिर से गुमराह करने की कोशिश 3-4 दिनों से तेज कर दिए। उनको इससे मतलब नहीं है कि पश्मीना बनाने वाले का जीवन सुखमय हो, उसको आमदनी मिले। उनको इससे मतलब नहीं है कि जो एग्जॉटिक वेजिटेबल पैदा कर रहा है किसान, वो एग्जॉटिक वेजिटेबल दुनिया के मार्केट में जा कर के उनकी राजनीति चलते रहे, उनको इससे मतलब है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस आयोजन में पूरा सहयोग करिए और मैं
यकीनी तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, इस सफलतापूर्वक आयोजन के बाद जम्मू कश्मीर का एक्सपोर्ट आने वाले 3 वर्ष में 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ने वाला है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं आप सब के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इसी महीने 31 मई के पहले ही फिर आना है बडगांव। मैं डीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि और डिविजनल कमिश्नर साहब से कि ज़मीन प्रस्तावित की गई है उसका काम भी खत्म कर दिए ताकि उस दिन शिलान्यास भी अस्पताल का किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अंत में 2 पंक्तियां कह के ही बात खत्म करूंगा। मेरे ख्वाब तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे ख्वाब तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, इस बूढ़े पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे। रह रह आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, रह रह आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, आगे और बढ़ें तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे, शायद इन पहाड़ों के आगे और सुंदर सुहाने दृश्य आएंगे। मुझे यकीन है कि ये सुहाने दृश्य जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आइए हम मिलकर आगे बढ़ें, जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर को नए उजाले से भरने की हम सब भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।